हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं पूरी बुक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के निशान लगाने वाला हूं, तो एक क्लास मैंने डाली थी। उस क्लास के अंदर मैंने 1 से लेकर 5 जो चैप्टर हैं उनके सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उन सभी को मैंने टिक लगा के बता दिया। जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी सवाल हैं जो आने लायक, वो सारे मैंने टिक लगा दिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर देखें, और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जितनी भी क्लासेस उन सभी को जाकर देखें, और अच्छी लगे तो शेयर कर दें। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए अपन आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब छठा जो चैप्टर है इसके अंदर टिक लगा लेते हैं अपन। तो छठा जो चैप्टर है इसके अंदर, जैसे चैप्टर का नाम है त्रिभुज, तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की डेफिनेशन ये भी आपको आनी चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है ये भी आपको आना चाहिए। और हाँ, अगर आप ये डाउट रखते हैं कि सर इतनी सारे सवाल और डेफिनेशंस, परिभाषाएं कहां से ढूंढेंगे पूरी बुक में से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे इस चैनल पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सभी को मैंने सोल्व कराया है, और कुछ सवाल बाकी हैं उनको भी मैं करवा रहा हूं, तो उनको जाकर देख लेवे। और प्लस जितनी भी डेफिनेशन, परिभाषाएं, सूत्र हैं, वो उनकी भी मैंने क्लास यहाँ पर डाल रखी है, तो उनको जाकर देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप टिक जरूर लगा लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आएंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है इसकी परिभाषा, प्लस यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, समरूप, यानी समरूप आकृतियां किन्हें कहते हैं, इस पर भी टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6.1 प्रश्नावली के अंदर रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। पहला प्रश्न, पहले के जितने भी रिक्त स्थान वाले हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं। इसके बाद में यहां पर दिख रहा होगा दोस्तों आपको, समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। समान कोणिक त्रिभुज की डेफिनेशन आपको याद करनी है, प्लस थेल्स प्रमेय जो है इसका कथन भी आपको याद करना है, जो आगे आपके पेपर में पूछा जाता है। समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके बाद में थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, इसका कथन भी टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका सत्यापन भी आपको पढ़ना है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो है इसका सत्यापन भी आपको पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, सत्यापन भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर, प्रमेय नंबर 6.1 निशान लगा लिया आपने दोस्तों। प्रमेय नंबर 6.1 को टिक लगा लीजिएगा। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर उदाहरण नंबर पहला, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी, ये वाला प्रश्न है, मिल चुका है आपको। सवाल मिला लीजिएगा, संख्या मिले या नहीं मिले तो भी सवाल पढ़कर मिला लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला। इसके बाद में उदाहरण नंबर तीसरा भी आपको पढ़ना है। ये तो वैसे छोटे छोटे सवाल हैं, आप ऐसा ही पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा सवाल पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। 6.2 का पहला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से निशान लगा लीजिएगा। 6.2 का पहला सवाल पढ़ना है। इसके बाद में 6.2 का हमें तीसरा सवाल पढ़ना है। इसके बाद में पांचवा सवाल पढ़ना है। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल 9वां पढ़ना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा पढ़ना है, 10वां पढ़ना है। ठीक है, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही हैं वैसे तो, पर ज्यादा आने के चांसेस इनके हैं। ठीक है, वैसे तो मैं जो निशान लगा रहा हूं, आधे से ज्यादा क्या 80 नंबर का जो पेपर होगा ना, उसके 60 और 70 के बीच जो प्रश्न है इन्हीं प्रश्नों में से मिलेंगे। ठीक से, चलिए फिर आगे। सर्वांग समरूपता का कसौटी ए गुणधर्म, ट्रिपल ए गुणधर्म, कौन कौन कौन, इसका कथन आपको आना चाहिए, और प्लस इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़े भाई, फिलहाल अपन समझा नहीं रहे, यहां पर केवल टिक लगा रहे, ध्यान से समझिएगा ना। चलिए आगे। फिर आगे इसके बाद में प्रमेय 6.4, एस 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 भुजा 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 कसौटी क्या होती है, इसका पूरा कथन आपको आना चाहिए, और प्लस इसका प्रूफ जो है वो भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़े भाई, चलिए। फिर उदाहरण नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, इसके बाद में ऊपर जो लिखा हुआ है ऐसे एस कोण भुजा कसौटी, ये भी आपको दोस्तों आनी चाहिए, ऐसे एस कसौटी। ठीक है, और उदाहरण नंबर 4 आपको पढ़ना है। उदाहरण नंबर 4 आपको पढ़ना है, मिला। आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ लीजिएगा और सवाल मिला लीजिएगा। उदाहरण नंबर 7 आपको पढ़ना है, उदाहरण नंबर 7 पढ़ना है। चलो भाई आगे बढ़े। एक उदाहरण नंबर 6 भी पढ़ लीजिएगा, वैसे तो नॉर्मल सवाल ही है। उदाहरण नंबर 6 भी, आगे बढ़े।
6.3 का आपको जो है एक तो दूसरा सवाल पढ़ना है, एक तीसरा सवाल पढ़ना है। 6.3 का दूसरा और तीसरा सवाल आपको पढ़ना है। मिला? आगे बढ़े। फिर इसके बाद में आपको जो है चौथा सवाल पढ़ना है, उसके बाद में आपको छठा सवाल पढ़ना है, और उसके बाद में आपको 13वां पढ़ना है, और उसके बाद में आपको कौन सा पढ़ना है? 15वां पढ़ना है, और उसके बाद में आपको जो है 16वां सवाल पढ़ना है। चौथा, छठा, 13वां, 15वां और 16वां। प्रश्नावली आगे पीछे हो सकती है तो सवाल मैच कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये पुरानी बुक नहीं है, ये अपने पास नई बुक है, और आपके पास पुरानी होगी तो मैच नहीं होगा सवाल, इसलिए सवाल को मैच करें और फिर टिक लगाए। गलती होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। समरूप आकृतियों की डेफिनेशन यहां पर मिल गई आपको, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलिए, ये हो चुका है अपना छठा चैप्टर पूरा। ए गुणधर्म यहां पर लिखा हुआ है, ए कसौटी भी यहां पर लिखी हुई, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। एस भी है, एस तीनों कसौटियां या चारों कसौटियां यहां पर मिल चुकी है। फिर आते हैं सातवें चैप्टर के अंदर। तो सातवां जो चैप्टर है, सातवें चैप्टर के अंदर यहां पर लिखा हुआ है किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। और किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। यहां पर टिक लगा लीजिए। और फिर आगे, एक्स एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं, और y एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो है 0, y के रूप में होते हैं। ये भी पूछा जाता है, तो ये भी निशान लगा लो। ठीक है भाई, लगा लिया निशान। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये रहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जी ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रूप है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर देखना ध्यान से, ये रहा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों आपको याद होना चाहिए, तो यहां पर टिक लगा लीजिए आप। इसके बाद में विशेष स्थिति टिप्पणी के अंदर जो है ये वाला पहला भी टिक लगा लीजिएगा। कौन सा वाला? पहला, विशेष रूप से बिंदु P x, y की मूल बिंदु O 0,0 से OP दूरी जो है ये होगी। ये दूरी मूल बिंदु की किसी बिंदु P से दूरी जो है √x² + y² होती है। तो ये विशेष स्थिति भी आपको याद रखनी है। मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फिर उदाहरण नंबर जो है आपको कौन सा पढ़ना है? यहां पर उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ना है दोस्तों। उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ना है? उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ना है। आगे बढ़े लीजिए। फिर इसके बाद में जो है अपने को उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है। उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ना है? उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है। मिल गया सभी को भाई? लीजिए आगे बढ़े। इसके बाद में जो है हमें 7.1 जो प्रश्नावली है उसका पहले का पहला पढ़ना है, और पहले का जो है तीसरा पढ़ना है। पहले का पहला पढ़ना है और पहले का कौन सा पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में उधर सवाल नंबर तीसरा पढ़ना, अपने को सहरेखी वाला सवाल पढ़ना है। सवाल नंबर तीसरा पढ़ना है सहरेखी वाला, मिल चुका है। चलिए, छठे का पहला पढ़ना है, छठे सवाल का पहला पढ़ना है, सातवां पढ़ना है आपको, और आठवां भी पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है? आठवां पढ़ना है। ठीक है, मिल चुका है भाई, आठवां पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र दिख रहा होगा भाई आपको। विभाजन सूत्र, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जोड़ने वाले अनुपात अगर m1 m2 है तो उसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो ये निर्देशांकों वाला सूत्र है, विभाजन सूत्र। मिल गया भाई? ये आपको टिक लगाकर रखना है। यदि k अनुपात 1 दे रखा हो तो ये फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो है हमें पढ़ना है यहां पर सवाल नंबर, उदाहरण नंबर 8वां पढ़ना है। उदाहरण नंबर 8वां पढ़ना है। बिंदुओं 2, -2 और -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मिल गया भाई उदाहरण नंबर 8वां। आगे बढ़ते हैं। फिर उदाहरण नंबर 10वां पढ़ना है। उदाहरण नंबर 10वां पढ़ना है, सवाल मैच कर लो। और उसके बाद में 7.2 जो चैप्टर है उसका पहला पढ़ना है, उसके बाद में दूसरा सवाल पढ़ना है, और चौथा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमें कौन सा पढ़ना है? सातवां पढ़ना है, और उसके बाद में हमें 9वां पढ़ना है, और उसके बाद में हमें कौन सा पढ़ना है दोस्तों? 10वां यहां पर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर
ये सारांश के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चारों कंडीशंस आपको याद रखनी है। ये पीछे लगा दिया निशान मैंने, पहला वाला तो दूरी सूत्र का, और दूसरा भी लगा दिया मूल बिंदु की दूरी वाला भी, और विभाजन सूत्र भी पीछे लगा दिया, और मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र x1 + x2 बटेवा 2 और y1 + y2 बटेवा 2। तो ये भी आपको टिक लगा के रखना है और इसको याद करना है। चलिए आगे त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर में आते हैं। त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो फिर त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर में एक तो आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन यहां पर लगा रखी है मैंने निशान, इसको याद रखना है, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान वाली। ठीक है, फिर आगे उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है आपको, और उदाहरण नंबर दूसरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है आपको, उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए 8.1 के अंदर जो है 8.1 के अंदर जो है एक तो सवाल नंबर पढ़ना है, दूसरा सवाल नंबर दूसरा पढ़ना है, और चौथा पढ़ना है, तीसरा भी पढ़ना है, नहीं नहीं नहीं, एक तो दूसरा पढ़ना है, एक तीसरा पढ़ना है, इसके बाद में छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छठा पढ़ना है आपको, और इसके बाद में आपको आठवां पढ़ना है, और इसके बाद में आपको कौन सा पढ़ना है, 10वां सवाल यहां पर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ये सारणी आपको पता ही है, सारणी तो आपको याद रखनी है, क्योंकि सारणी याद रखोगे तभी इस चैप्टर के सवाल होंगे कोण वाले। ठीक है, लीजिए फिर आगे उदाहरण नंबर आपको कौन सा पढ़ना है, आठवां पढ़ना है। उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ना है, आठवां पढ़ना है, और उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ना है, छठा भी पढ़ना है, छठा उदाहरण पढ़ना है और आठवां पढ़ना है। इसके बाद में 8.2 जो चैप्टर है उसका पहला पढ़ना है, उसका तीसरा पढ़ना है आपको, पहले का पहला और पहले का तीसरा, दूसरे का कौन सा पढ़ना है, पहला पढ़ना है, और दूसरे का कौन सा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। कोट स्क्वायर + 1 बराबर कोस स्क्वायर होता है, ये भी याद रखना है। और इसके बाद में आपको जो है उदाहरण नंबर 9वां पढ़ना है, और उदाहरण नंबर 10वां भी पढ़ना है। उदाहरण नंबर 9वां और 10वां दोनों ही आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में उदाहरण नंबर आपको 11वां भी पढ़ना है, उदाहरण नंबर 11वां भी पढ़ना है। फिर 8.3 चैप्टर जो है आपके 8.4 हो सकता है नई बुक, पुरानी बुक के अंदर, नई बुक में 8.3 चैप्टर है। ठीक है, इसका तीसरे का पहला पढ़ना है, तीसरे का पहला पढ़ना है, और तीसरे का चौथा पढ़ना है, तीसरे का तीसरा भी पढ़ना है। केवल दूसरा सवाल छोड़ दो, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बाकी पहला और तीसरा और चौथा आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथे के अंदर जो है, चौथे के अंदर एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है अंडर रूट वाला, चौथे का छठा, अंडर रूट 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। और इसी के साथ में एक सवाल और आता है, अंडर रूट 1 + cos a अपॉन 1 - cos a। ये भी नोट कर लीजिएगा, बुक के अंदर नहीं मिलेगा आपको, पर आता है सवाल। ये भी दो सवाल हो गए, और एक ये लास्ट वाला 10वां सवाल, लास्ट वाला सवाल 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, ये वाला। ठीक है, और एक ये सवाल 7वां, कौन सा सवाल, 7वां। और इस साइड में जो है एक एलसीएम वाला सवाल लगा, एलसीएम वाला सवाल निशान लगा लीजिएगा। दूसरा सवाल, कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। ठीक है, और पहला, पहला, दूसरा और छठा, 7वां, और ये लास्ट वाला। ठीक है, और एक ये भी लगा लीजिएगा, चौथा सवाल। कंप्लीट भाई। चलिए, ये हो चुका है 8वां चैप्टर। अब बढ़ते हैं 9वें चैप्टर की तरफ। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। 2 नंबर वाला जो है कोसेक बराबर 1/sin वाला, ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो टिक लगा लो भाई। कंप्लीट, कोट का लिखा हुआ है कोस बटेवा साइन, उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें चैप्टर में। 9वें चैप्टर में नॉर्मली आपको पता होना चाहिए उन्नयन कोण किसको बोलते हैं और अवनमन कोण किसको बोलते हैं। जो यहां पर मैंने टिक लगा रखे हैं, आप निशान लगा लीजिएगा। अवनमन कोण का भी लगा रखा है और उन्नयन कोण का भी लगा रखा है। मिल चुका सभी को, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर पहला पढ़ना आपको, उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है, ये रहा भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर उदाहरण नंबर तीसरा पढ़ना है, उदाहरण नंबर तीसरा पढ़ना है। फिर आगे, फिर इसके बाद में उदाहरण नंबर छठा भी पढ़ना है, और उदाहरण नंबर 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। उदाहरण नंबर छठा और उदाहरण नंबर 7वां। फिर आगे बढ़े। 9.1 जो प्रश्नावली है, 9.1 जो प्रश्नावली है, इसके अंदर पहला पढ़ना है अपने को और दूसरा पढ़ना है अपने को। दूसरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेड़ वाला। ठीक है, दूसरा पढ़ना है। इसके बाद में चौथा पढ़ लेना, इसके बाद में छठा पढ़ लेना, छठे के बाद में 8वां पढ़ लेना और 10वां पढ़ लेना, और इसके बाद में कौन सा पढ़ लेना भाई,
13वां पढ़ लेना, ठीक है। और एक ये राजमार्ग वाला सवाल वैसे आता तो नहीं है, पर इसको भी एक बार नजरअंदाज जरूर कर लेना। 15वां सवाल, ठीक है, कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये सवाल भी नोट कर लो भाई, कौन सा, 12वां। थोड़े बहुत तो सवाल निशान लगाने पड़ेंगे, अगर सारे छोड़ देंगे तो पढ़ोगे क्या। और ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी बुक में से 400 सवाल हैं, 400 में से 50 सवाल पढ़ लो और 50 में से 30 सवाल आ जाएंगे, थोड़ा तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। व्रत जो है, व्रत की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए भाई, व्रत की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद में अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, इसके बाद में स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, इसके बाद में छेदक रेखा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पे निशान लगा लीजिए। आगे बढ़े भाई, चलिए। व्रत की स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा की परिभाषा ये रही यहां पर, ये भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद में ये व्रत के एक बिंदु से एक व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद किसी ये वाली भी किसी व्रत की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की विशेष दशा जब संगत जीवा दोनों की संपाति हो जाती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में स्पर्श बिंदु क्या किसे कहते हैं, स्पर्श करना किसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो मिल चुका है दोस्तों, ये सब निशान पहले लगा रखा मैंने बुक में, आप मैच कर लीजिएगा इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 10.1 पढ़नी है आपको। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय नंबर 10.1 ये रही भाई, मिला लीजिएगा। 10.1 का रिक्त स्थान वाला जो ऑप्शन है ये भी पढ़ना है आपको, और ये भी पढ़ना है आपको। कौन सा, एक व्रत की स्पर्श रेखाएं होती हैं, एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये भी पढ़ना है, और दूसरा भी पढ़ना है, और तीसरा भी पढ़ना है। कंप्लीट तीनों ही सवाल आपको यहां पर रीड करने हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते फिर। प्रमेय नंबर 10.2 हमें पढ़नी है। प्रमेय नंबर 10.2 हमें पढ़नी है। इसके बाद में हमें उदाहरण नंबर यहां पर पहला पढ़ना है। सिद्ध कीजिए दो सेकेंडरी व्रतों में बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मिल गया भाई, आगे बढ़े। 10.2 के अंदर आपको पहला सवाल पढ़ना है। 10.2 के अंदर पहला सवाल पढ़ना है। नई पुरानी बुक का थोड़ा सा लोचा हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा और सवाल को मैच कर लीजिएगा भाई। 10.2 के अंदर कौन सा चैप्टर चल रहा है, व्रत वाला चल रहा है ना। पहला सवाल पढ़ना है, इसके बाद में आपको चौथा सवाल पढ़ना है, इसके बाद में आपको सातवां सवाल पढ़ना है, सातवां सवाल पढ़ना है, और इसके बाद में आपको आठवां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आठवां सवाल भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं फिर। आठवें के बाद में आपको पढ़ना है 12वां सवाल, सॉरी 11वां सवाल पढ़ना है। 12वां आता नहीं है वैसे, 11वां सवाल पढ़ना है, और इसके बाद में कौन सा पढ़ना है, 13वां सवाल आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुके हैं अगले 5 चैप्टर के टिक, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब अगली जो भी वीडियो डलेगी उसके अंदर अपन जो है अपना 11वें चैप्टर से लेकर 14वें चैप्टर, यानी 4 जो चैप्टर और बाकी हैं, 4 चैप्टर जो और बाकी है, उन चारों चैप्टर के जो निशान है मैं आपको लगा दूंगा, और उन सवालों को जो जो मैं दोस्तों निशान लगा रहा हूं ना, उन सवालों को अच्छे से गोट लेवे, अपने दिमाग में समझ लेवे और अच्छे से कंप्लीट कर लेवे, क्योंकि इन्हीं सवालों में से 100% श्योर गारंटी है कि आपके अच्छे नंबर लाने के लिए, बहुत ही अच्छे नंबर लाने के लिए ये सवाल आएंगे, और इनमें से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। हालांकि 1-2 सवाल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर 80 में से 60 से 70 के बीच आपके प्रश्न जो नंबर के मिलेंगे वो इसी किताब के जो मैंने निशान लगाए हैं उन्हीं प्रश्नों में से मिल जाएंगे। और हाँ, कोई दिक्कत है कि भाई सर ये सवाल हम कहां से पढ़ेंगे, हमने नहीं पढ़े हैं, हमने रिवीजन सही तरीके से नहीं किया, बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। और क्लासेज मैंने डाल रखी है, लगभग 40 क्लासेस डाल रखी है मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसके अंदर किसी क्लास में 1 प्रश्न है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 प्रश्न है। तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो उस क्लास में मैंने डाल दिए हैं, तो जाकर अच्छे से एक बार उनको देख लेवे दोस्तों। तो मिलते हैं नई क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, और जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो उन सभी क्लासेस को जाकर देखें, और अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कर देवे। धन्यवाद दोस्तों।